Hello students, today we are going to start electrostatics, first chapter of 12th. है ना? So first of all, we must know what is electrostatics. है ना? Electrostatics, as the word suggests, electro for charge, and statics at rest. It means in this branch of physics we will deal with the phenomenon related to charge at rest. है ना? Here we will deal this branch of physics deals with phenomenon related to charge at rest. A charge species will be at rest, a charge will be at rest, and what are its effects, है ना? इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डील करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, दिस टर्म कम्स हियर, चार्ज, देन वी मस्ट नो व्हाट इज चार्ज. What is charge? First of all, we should know what is charge. तो बेटा हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और वहां से हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे, समझेंगे. सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी टू बॉडीज है, कोई भी टू बॉडीज है. सपोज कीजिए इसमें हम लोग कह सकते हैं ये ग्लास है और ये बॉडी हम लोग कह सकते हैं ये फर का बना हुआ है, सिल्क है मान लो, ये सिल्क है ना, ये सपोज कीजिए टॉवेल है, इस टाइप का बॉडी है. बॉडी का है बेटा, इसका मतलब क्या है? इट possesses mass, इट possesses mass. दोनों को अगर हम लोग हाथ में रखते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि when there is mass, gravitational field will be there, and in case of two masses, gravitational attraction will occur. लेकिन उसी समय हम लोग पढ़े थे कि gravitational force is a very weak force. इस तरह के मास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इतना कम होगा कि अगर दो मास को हम ऐसे होल्ड करते हैं, है ना, तो हम लोगों को लगता नहीं है कि दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. यहाँ पर अट्रैक्शन हम लोग फील नहीं करेंगे. इसमें जो फोर्स है ऐसे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि फर इसके तरफ अट्रैक्टेड है, रेंडमली ये फर रहेगा इधर उधर. लेकिन बेटा अगर हम ये दोनों को रब करें और दोनों को रब करके और अलग कर दें, यहाँ पर इंसुलेटिंग हैंडल लगा दें, है ना, और दोनों को रब करें ऐसे और रब करके इसको अलग करें, तो रब करके जैसे ही हम लोग अलग करेंगे तो देखेंगे इसमें जो फर है ना, वो इसकी तरफ ओरिएंटेड होगा. जो रेंडमली था वो सब इधर देखिएगा ऐसे ऐसे ओरिएंटेड हो जाएगा, ऐसे ओरिएंटेड हो जाएगा. हम लोग को फील होगा, है ना, ये बॉडी तो पूरा अट्रैक्ट ज्यादा ताकत से नहीं होगा, ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फोर्स कम होते हुए भी ये फर जो है आप देखेंगे, आप दूर से आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये बॉडी इधर जाना चाह रहा है, क्योंकि ये बॉडी का ही पार्ट है, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा. इसका मतलब कि ये जो फिनोमेना आप देख रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फिनोमेनन नहीं है. ग्रेविटेशनल फिनोमेनन तो पहले भी था, मास था, अट्रैक्ट नहीं कर रहा था. तो ये मास के कारण ये फिनोमेनन नहीं है, ये कुछ अलग फिनोमेनन है. उसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह का दो अरेंजमेंट करें, है ना,
यहाँ पर भी हम लोग एक और ग्लास मटेरियल ले लें, यहाँ पर सिल्क मटेरियल ले रहे हैं, ये दोनों को भी रब करें। और अब बेटा हम लोग ये दोनों को एक दूसरे के सामने लाएं, तो आप देखेंगे कि जो फर पहले इसकी तरफ इंक्लाइन था, अट्रैक्टेड था, अब देखेंगे कि ये फर इधर दूर जा रहा है, इसका फर इधर दूर जा रहा है। मतलब यहां पर रिपल्सन भी होता है, जो कि ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो मास है तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां मास है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है ना, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इस टाइप का जो फेनोमेनन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। तो यहां हम लोग कहते हैं कि जब दोनों बॉडी को हम लोग रब करते हैं कि दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। अब ये एक चार्ज स्पेसीज है, ये भी एक चार्ज स्पेसीज है। आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी स्पेसीज चार्ज है कि नहीं चार्ज है ना। तो हम लोग चार्ज स्पेसीज को हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन जनरेट करता है, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, है ना। ये इंटरेक्शन अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें बेटा एक मैग्नेटिक फेनोमेनन की हम बात करें कि सपोज कर लो कि आपके पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, तो हम लोग कहते हैं इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज स्पेसीज को यहां रख दें रेस्ट में, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसको आप मूव करा दें, है ना, इसको प्रोजेक्ट करें, है ना, इसको मूव करने के लिए मूव करते हुए छोड़ें, तो आप देखेंगे कि इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये फील्ड दूसरे फील्ड से इंटरैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से कभी इंटरैक्ट नहीं करेगा, जब भी इंटरैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा। जब चार्ज को हम रेस्ट में रखे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए, मूव करा दिए, तो इसके बीच इंटरैक्शन हुआ। इसका मतलब अगर हम इसको मूव कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अब मान लो कि सपोज कर लो हम एक चार्ज स्पेसीज लेते हैं, इसको मूव कराते हैं, और दूसरा स्पेसीज चार्ज स्पेसीज है, इसको हम रेस्ट में रखते हैं। ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, फिर भी देखेंगे कि ये दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है। इसका मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है। तो जब चार्ज को हम लोगों को डिफाइन करना होता है तो हम लोग कहते हैं क्या कि किसी भी सब्सटेंस के साथ एक ऐसा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेनन को जनरेट करता है। यानी हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as the inherent property of a substance which produces electrical और मैग्नेटिक फेनोमेनन और बोथ। अगर हम कहें ऐसा इलेक्ट्रिक फेनोमेनन हम कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है या दोनों जनरेट करता है। तो चार्ज किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी बॉडी के साथ, किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या बोथ दोनों को जनरेट करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को समझते हैं, चार्ज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर एक बात कर सकते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है,
चार्ज इन मोशन, तो ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और अगर बेटा चार्ज जो है मोशन में है और एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो जो फेनोमेनन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेनन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी वो मैग्नेट से भी इंटरैक्ट करेगा। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज का वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करेगा। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि कहीं भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन, है ना, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, है ना, विच इज एक्सेलरेटिंग, है ना, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो इस तरह से बेटा हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं और यहां पर चार्ज को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग यहां पर चार्ज इन मोशन का स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि जब चार्ज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इस बात को यहां पर मेंशन कर दिए। अब अगर इसी से रिलेटेड कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड में प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। में प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा आपसे, ट्रू है या फॉल्स है। तो कभी कभी दिमाग में ये बात आ जाता है, एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि स्पीड अप, है ना, इसका स्पीड बढ़ रहा है ना, लेकिन यहां पर हम कह दिए चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो कभी कभी दिमाग में बात आता है कि नहीं, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन ये तो गलत हो गया। चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, नॉट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इट मींस चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। एंड अगर ये केस हो गया, इट मे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे आप पढ़ते थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे हम लोग पढ़ते थे वहां पर, याद कीजिए, रदरफोर्ड मॉडल में हम एक बात पढ़ते थे कि रदरफोर्ड मॉडल जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो हम लोग बोलते थे कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अगर उसका एनर्जी ज्यादा है तो बड़े रेडियस में घूमेगा, अगर कम है स्पीड उसका तो छोटे रेडियस में घूमेगा। बट इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in circular path, motion of electron will be accelerated, and according to electromagnetic theory of radiation, what should happen when a charged particle accelerate, it should radiate energy। और अगर ये एनर्जी रेडिएट करता है, इसका मतलब इसका एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो इट्स रेडियस शुड डिक्रीज, है ना, और इट शुड फॉलो ए स्पाइरल पाथ। रेडियस अगर घटेगा तो it should ultimately fall into the nucleus।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग यही कहते हैं यहाँ पर कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ जो एटम था, रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन को है ना एक्सप्लेन नहीं करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये बात समझेंगे कि चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड है ना में प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, में रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे चार्ज के लिए। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि चार्ज का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो कॉज क्या है इसका, हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो कॉज है, आप जानते हैं सारा भी जो भी स्पेसीज है, एटम अगर हम कहें तो न्यूट्रल एटम, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज कंस्टिट्यूएंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, अगर उसको एनर्जी दिया जाए तो एक्साइट होकर के एटम से बाहर आ सकता है विदाउट चेंजिंग है ना द मटेरियल वहां पर चेंज नहीं करेगा। प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता है। आपको पता है कि न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। प्रोटॉन को अगर हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं तो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर प्रोटॉन निकलता है तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब्सटेंस मैटर वहां पर वो चेंज कर जाएगा है ना। जैसे हम बात बोलते हैं सोडियम है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, इट विल बिकम सोडियम आयन है ना। आइडेंटिटी उसका वही रहेगा, केवल वो आयन हो जाएगा, चार्ज स्पेसीज हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से प्रोटॉन निकाल दीजिएगा है ना, तब वो क्या रहेगा, फिर से सोडियम नहीं रहेगा, वो नियोन बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन बहुत टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के अंदर है ना। तो अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसमें का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वो बाहर आ सकता है। तो अगर हम लोग दो बॉडी, जैसे एग्जांपल दिए थे कि दो बॉडी को हम लोग रब कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे थे, और जो हम लोग वर्क किए वो हीट जनरेट किया, और उस हीट एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो दोनों मटेरियल जिसको हम लोग रब कर रहे थे है ना, वो दोनों मटेरियल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। लेकिन हम लोग बात वहां पर क्या किए थे, ग्लास रॉड लिए थे, एक सिल्क लिए थे, डिफरेंट मटेरियल लिए थे। तो डिफरेंट मटेरियल लेने का मतलब ये था कि दोनों का इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन से जो एफिनिटी है मटेरियल का, वो अलग अलग है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो होगा क्या कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा जब उसको आप ड्रॉप करके हटाएंगे है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा है ना। जो बैलेंस था पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं रहेगा। किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, किसी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और इसके कारण जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर न्यूक्लियस का चार्ज अपीयर हो जाएगा है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हो जाएगा, और जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, वो स्पेसीज हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जो कॉज ऑफ चार्ज है ये ऑलवेज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नॉट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो माइनस ई लिखेंगे। E stands for 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. This is electronic charge, and charge of electron is how much? यहां पर हम लोग नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन यहां पर पॉजिटिव, मतलब ये। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कॉज ऑफ चार्ज जो है, कहीं भी अगर हम किसी स्पेसीज को चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहां जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर था इक्वल, उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ही चार्ज डेवलप होता है कहीं भी। तो अब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का नंबर हमेशा इंटीजर है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जहां से गया वहां पर पॉजिटिव, जहां गया वहां पर नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। इसका मतलब चार्ज जो होगा है ना, वो ऑलवेज अपीयर होगा है ना n इंटू ई के फॉर्म में, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। n क्या है यहां बेटा, पॉजिटिव इंटीजर।
एंड दिस रिलेशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर कहीं भी चार्ज है तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is always integral multiple, always integral multiple of electronic charge। This is called principle of quantization of charge। तो चार्ज का ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज, कहीं भी अगर कोई सिस्टम, कोई स्पेसीज चार्ज है तो उसका चार्ज जो है ना, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और अभी हम पहले एक और बात किए कि एक इलेक्ट्रॉन या कितना भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पेसीज से निकल के दूसरे में जाता है और इनिशियली जो स्पेसीज था वो न्यूट्रल था, तो वहां क्या होगा कि जहां से निकला वहां पर पॉजिटिव अपीयर होगा, जहां गया वहां निगेटिव अपीयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण दो ही फेनोमेनन हो सकता है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में है तो पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, यानी चार्ज दो ही तरह का होगा, है ना। तो हम लोग पहले देखे यहां पर कि चार्ज का कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और इससे दो तरह का चार्ज डेवलप करेगा। इसका मतलब कि चार्जेस आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, है ना, दो ही तरह का चार्ज होगा, दो के अलावे कोई तीसरा तरह का चार्ज नहीं होगा। और जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, है ना। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब हम लोग आगे देखें, और अभी हम लोग बोल रहे थे कि चार्ज अगर हम लोग डेवलप करवा रहे हैं, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी अगर हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है एंड पार्टिकल पजेसेस मास, इसका मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कभी भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे, चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है ना, हम ये बात अगर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर मास भी अफेक्टेड होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन मास, चेंज इन मास। अब हम लोग बात किए थे कि जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहां से हट रहा है। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लो हम लोग एक स्पेसीज दिखा रहे हैं A और दूसरा स्पेसीज दिखा रहे हैं B, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल बेटा, यहां से मास निकल रहा है, तो यहां क्या होगा, मास डिक्रीजिंग होगा यहां, और यहां मास इंक्रीजिंग होगा। अब यहां से देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से नेगेटिव चार्ज घटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है तो डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं इसको इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। और यहां कहेंगे हम लोग इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्पेसीज कॉजेज डिक्रीज इन मास, है ना, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहां देखें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो ये सारा स्टेटमेंट हम लोग वहां से देख सकते हैं कि जहां कहीं भी चार्ज अगर डिस्टर्ब हो रहा है किसी सिस्टम का, चार्ज बढ़ रहा है, देखिए चार्ज का मतलब हम लोग इसे पॉजिटिव चार्ज समझते हैं, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर पॉजिटिव, अगर हम इसको ज्यादा थोड़ा सा मतलब स्पेसिफाई करके बोलें कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जा रहा है, मतलब मास घट रहा है, और निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब कि वहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वहां मास बढ़ रहा है ना। तो ये चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जहां भी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होगा वहां मास चेंज भी इन्वॉल्व होगा और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि चार्ज को जब हम कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं, साइन से कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि प्लस माइनस ग्रेटर देन प्लस 5 ग्रेटर देन -5, तो कहेंगे हाँ ठीक है, प्लस हम लोग कन्वेंशन में ज्यादा मानते हैं, माइनस कम मानते हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि +5 कूलम है और -5 कूलम है, विच वन इज ग्रेटर, तो कहेंगे दोनों बराबर है। हम लोग यहाँ साइन से उसको बड़ा छोटा हम लोग नहीं कहेंगे, है ना। तो चार्ज को कंपेयर करने के लिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम चार्ज किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या फिर उसके चार्ज को हम चेंज करते हैं तो वहां मास भी चेंज करेगा। उसके बाद हम लोग देखें एक और चीज कि अगर हम दो बॉडी को इंटरैक्ट करा रहे हैं तो इनफैक्ट हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, चार्ज हम इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए, है ना, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ड्यू टू डिफरेंट नेचर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पेसीज है, मतलब चार्ज स्पेसीज को एक से निकाल के हम दूसरे में डाल रहे हैं। लेकिन अगर एज ए होल इसको हम अगर एक सिस्टम ले लें, जैसे मान लो ये ए था, ये बी था और दोनों न्यूट्रल बॉडी था, अब यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां डाल दिए तो हम कहेंगे कि यहां पर प्लस ई और यहां माइनस ई चार्ज हो गया। चार्ज हम लोग क्रिएट कर दिए, यहां पर बॉडी को चार्ज कर दिए, चार्ज क्रिएट नहीं कहेंगे, बॉडी को हम चार्ज कर दिए। लेकिन इस सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी 0 है, बिकॉज इनिशियली ये दोनों क्या था, न्यूट्रल था। अगर मान लो कि पहले से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था एक्सेस, ठीक है ना, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस था। मान लो दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, मतलब इस पर -2e चार्ज था। यहां भी हम लोग सपोज कर लो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, -5e था चार्ज। तो टोटल अगर हम देखें चार्ज तो कितना है बेटा, तो -7e है। अब हम यहां से यहां सपोज कर लो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो यहां तो चार्ज 0 हो गया, लेकिन यहां पर -7e हो गया। तो फिर अगर हम दोनों का सम देखें तो जितना पहले था उतना ही रह गया। यहां भी वही देख रहे हैं कि पहले ये न्यूट्रल था, अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यहां +e आ गया, यहां -e आ गया। मतलब जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना, अगर हम ये दोनों को ही इंटरैक्ट कराते हैं तो ठीक है, इंडिविजुअल्स का चार्ज चेंज करेगा, है ना, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will always remain conserved constant. This is principle of conservation of charge. तो हम लोग यहां पर चार्ज को हम लोग एक और प्रॉपर्टी दे देंगे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यहां प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम
सिस्टम रिमेन्स कंजर्व कांस्टेंट, है ना। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा लिखेंगे समेशन क्यू आई, ये हमेशा बेटा कांस्टेंट रहेगा। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना टोटल चार्ज पहले था, इंटरैक्शन के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि बाहर से किसी भी चीज के आने जाने का वहां पर, है ना, कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जिससे कि बाहर से कोई मास आ जाए, है ना, बाहरी कोई पार्टिकल आ जाए, है ना, तो एक्सचेंज सब मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होगा, वो सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग ये चीज लेते हैं। फिर बेटा हम लोग एक और चीज लेते हैं, जैसे चार्ज को हम लोग किसी भी फ्रेम से देखें। मान लो कोई बॉडी है और इस पर 2 × 10⁻, सपोज कर लो हम ऐसा लिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 × 1.6 × 10⁻−19 इतना कूलम का चार्ज है ना, माइनस है, ये एक बॉडी है। और हम एक ऐसे फ्रेम से देखते हैं, है ना, जिसमें ये रेस्ट में दिखता है, और हम एक मूविंग फ्रेम से देखते हैं तो ये मूविंग दिखेगा, ठीक है ना। मतलब हम दो फ्रेम से देखते हैं, एक फ्रेम में ये रेस्ट में है, दूसरे फ्रेम में ये मोशन में है। लेकिन अगर चार्ज के बारे में बात किया जाए, ना उसका साइन चेंज करेगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, है ना। वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना, वॉट एवर विद द नेचर ऑफ मोशन, है ना। हम अगर मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं तो फ्रेम एक्सेलरेटेड है ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या है ना, उस पर इसका मैग्नीट्यूड और साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा बेटा हम इसलिए करते हैं ना, जैसे मास को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन आप लोग याद कीजिए पढ़े थे कि m = m0 1 - v²/c²। अगर v c के ऑर्डर का हो जाए, उसके आसपास ज्यादा वेलोसिटी हम लोग ले लें, तो उस केस को हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक। तो रिलेटिविस्टिक केस में, रिलेटिविस्टिक अगर हम लोग डील करते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज, है ना, v इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ c, अगर ऐसा हम कहें, तो वहां पर मास देखिए, है ना, इंक्रीज कर जाएगा। कोई भी पार्टिकल है, उसके मास को अगर हम लोग, है ना, एक ऐसे फ्रेम से देखें, है ना, जिस फ्रेम में वो मास रेस्ट में है, और एक ऐसे फ्रेम से देखें, है ना, जिसमें वो मोशन में है, तो मोशन वाला जो मास होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो मास को हम लोग इनवेरिएंट नहीं कहते हैं। रिलेटिविस्टिक केस में मास क्या हो जाता है, मास बढ़ता है ना, लेकिन चार्ज जो है, चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होगा, इवन इन रिलेटिविस्टिक केस, है ना। किसी भी फ्रेम से हम इसको ऑब्जर्व करें, चार्ज के मैग्नीट्यूड और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ चार्ज के मैग्नीट्यूड और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चार्ज कांस्टेंट होता है। यहीं पर साथ में एक टर्म आता है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज इज Q/m। अब किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज तो कांस्टेंट है, लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज के बारे में अगर पूछा जाए तो ये डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। स्पेसिफिक, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि स्पेसिफिक चार्ज मींस चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो है, चार्ज बाई मास रेशियो कहते हैं, है ना। तो कोई भी पार्टिकल चार्ज है तो उसका मास जो है कांस्टेंट नहीं है ना, वो फ्रेम डिपेंडेंट है, लेकिन चार्ज फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज जो है वो वेरिएबल होगा। और यहीं पर एक और टर्म हम लोग लेते हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी is charge by dimension। बेटा डायमेंशन में लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है।
अगर हम लेंथ लेते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया लेते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी हम देखें चार्ज कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेंथ जो है रिलेटिविस्टिक केस में, है ना, चेंज करता है। अगर हाई वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव करना शुरू करे तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ उसका घटेगा। तो लेंथ घटेगा तो एरिया भी घटेगा, है ना, वॉल्यूम भी घटेगा। तो ये घटता है वेलोसिटी बढ़ने से, इसलिए ये बढ़ेगा, है ना। तो यहां देखिए, यहां पर हम बोले थे स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज with increase in velocity। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है, ये रिलेटिविस्टिक केस है, ये नॉर्मल ऐसा नहीं कि 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो वहां पर इस चीज को अप्लाई कर देंगे। वहां वेलोसिटी जो होना चाहिए वो ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि c/10 से, है ना, ये c/5 हो गया, तो कहेंगे हाँ वेलोसिटी यहाँ पर c का ऑर्डर का है, c/10 से c/5 हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी बढ़ गया तो क्या होगा, है ना, ये चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना, और स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। तो हमेशा ये स्पेसिफिक यहाँ रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद फिर हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा चार्ज के लिए। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है तो सीधे हम लोग चार्ज को सिंपल एडिशन करते हैं, यानी चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव। चार्ज में एक एडिटिव प्रॉपर्टी आया सिंपल, है ना, बीइंग स्केलर, ये स्केलर है इसलिए बीइंग स्केलर। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें सिंपल एडिशन का लॉ हम लोग लगा सकते हैं। कहीं भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है ना, उसका अलजेब्राइक सम सीधे हम लोग कर लें, है ना। जैसे मान लो कहीं भी +4 कूलम है और सपोज कर लो -2 कूलम है ना, तो हम सीधे कह सकते हैं ये 2 कूलम हुआ, सिंपल एडिशन, है ना। तो स्केलर होने के कारण इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी आता है। और एक बात कभी कभी और भी हम लोग बोलते हैं कि बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम बेटा चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए। तो पार्टिकल मींस, पार्टिकल का मतलब ही है इट पॉजेसेस मास। तो पार्टिकल होगा, मास होगा, पार्टिकल है तभी तो उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इट इज ए मास, इसलिए बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन बिना चार्ज का मास, न्यूट्रल मास तो होता ही है ना। तो ये सब हम लोगों का कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया। तो हम लोग यहां पर देखें चार्ज का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज कोई भी स्पेसीज चार्ज है कि नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या दोनों फिनोमेनन प्रोड्यूस करता है तो कहेंगे कि दैट स्पेसीज हैज गॉट चार्ज, दैट स्पेसीज इज अ चार्ज स्पेसीज, है ना। चार्ज का कारण हम लोग क्या देखें, इट इज ऑलवेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग देखें कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स ओनली, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। उसके बाद हम लोग ये फॉलो किए कि चार्ज में क्या होता है प्रॉपर्टी, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना, चार्ज इज कंजर्व, यानी क्वांटाइज चार्ज होता है, कंजर्व चार्ज होता है ना। चार्ज का एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि इनवेरिएंट चार्ज होता है ना, चार्जेस आर एडिटिव, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर देखे, है ना। उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी में देख लिए कि रिलेटिविस्टिक केस में चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन मास का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। स्पीड अगर बढ़ेगा, है ना, तो मास भी बढ़ेगा, और स्पीड अगर बढ़ेगा तो लेंथ जो है वो घटेगा, तो उसके कारण स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज डेंसिटी में चेंज आएगा। तो ये सब था हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज।